आवर यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते कि इस चैप्टर में इतना खास कुछ है नहीं, ऐसा मतलब ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मानना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसके नेम में ही बेसिक वर्ड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एंटायर केमिस्ट्री के लिए कुछ बेसिक सी बातें हम सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर में जो चीजें हैं वो हम ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। वो एक रिवीजन पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले देखोगे आप लोग कि इस चैप्टर में मैटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। हम सबको पता है मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो वो आपका मैटर है। तो मैटर के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया गया है। कितने क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे? स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन तरह के स्टेट्स ऑफ जनरली हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में दूर दूर चले जाते हैं थोड़े, गैस में बिल्कुल ही दूर चले जाते हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके इंटर कन्वर्शन के, अच्छा इनके अलावा और भी दो स्टेट्स होती हैं, क्या क्या, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उन्हें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे होते हैं, ठीक है। तो वो हम चैप्टर मतलब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हम उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें, हमें इंटर कन्वर्शंस करनी है। कुछ कोई भी चीज अगर सॉलिड में है उसे लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस में लेके जाना है, क्या करते हैं हम? हीट करते हैं, ठीक है। वही अगर हमें रिवर्स आना है, अगर हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएंगे तो कूल कर देंगे और प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, इधर आएंगे फिर से कूल कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जनरल आइडिया, ठीक है, जनरल आइडिया हम ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। क्या क्या है वो दो कैटेगरी, वो भी देख लेते हैं, मिक्सचर और प्योर कंपाउंड्स। देखिए, मिक्सचर में कोई भी दो आपके सब्सटेंसेस किसी भी तरीके से, प्योर कंपाउंड से बेटर है प्योर सब्सटेंसेस लिखना, प्योर सब्सटेंसेस लिखना ज्यादा बेटर है। देखिए, मिक्सचर में कोई भी दो चीज, कोई भी दो सब्सटेंसेस आपके किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आप पानी में चीनी डालो, 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी ही डालनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मिक्सचर में आप किसी भी रेशियो में दो सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हो, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ऐड होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये आपके फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस भी आपके दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर से क्या समझते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर आपका जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेशन नहीं कर सकते, जिसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपका होता है होमोजीनियस। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि अगर आप वाटर में शुगर मिला रहे हो, ठीक है, वाटर में सॉल्ट मिला रहे हो, तो उसको वो जब पूरा डिजोल्व हो जाएगा फिर हम उसको अलग नहीं कर सकते जस्ट देख के,
कितना पार्ट शुगर है, इतना पार्ट वाटर है, ऐसे कभी वो अलग नहीं हो सकता। फिजिकल सेपरेशन मतलब फिजिकली ऑब्जर्व करके उसका सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ये पॉसिबल है। जैसे आप मान लो रॉ राइस और रॉ पल्सेस मिक्स कर दो, सैंड और स्टोन मिक्स कर दो, उनको जस्ट आप हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हो। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से इनका सेपरेशन पॉसिबल है, इनका नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें, एलिमेंट्स में आपके सेम टाइप मतलब सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में आपके सेम सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2, O2, N2। ठीक है, सेम आपका सेम सब्सटेंस से मिलने वाला जो भी होता है उसको हम एलिमेंट, सेम सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो बन रहा है वो एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। वहीं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स आपके डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो में मिलाना होता है। देखिए H2 में 1:1 ही होता, हाइड्रोजन ही होता है, उसमें तो आप क्या ही फिक्स्ड रखोगे H2O2 N2। लेकिन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो H2O एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। H2O2 भी एक कंपाउंड है। अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2:1 में मिक्स कर रहे हो तो H2O देगा वो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप 1:1 में मिक्स कर रहे हो वो आपको H2O2 देगा। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखोगे कि इस चैप्टर में कुछ बहुत मतलब ऐसे दिया हुआ है, आपके क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स दिए हुए हैं, लेंथ आपका, ठीक है, करंट आपका, क्या यूनिट्स होती हैं ऐसा यूनिट्स, वहां से हम डिराइव्ड यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया गया है, और आपका कुछ मतलब कैलकुलेशंस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है, ये अगर हम एक बार देखेंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एंटर करेंगे हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। ये ज्यादातर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम अगर एंटर करेंगे तो देखिए एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मास और वेट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक मास और वेट के अंदर डिफरेंस बताने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, एक साइंटिफिक नोटेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आपको साइंटिफिक नोटेशन दिखेगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है n इंटू 10⁻n। ठीक है, ये जो n है ये कोई भी डेसिमल से पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट होती है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट, और यहाँ पे आपकी पावर में कुछ भी -2 +3 वट कुछ भी होता है, इंटीजर। ठीक है, देखिए इसको अगर आपको समझना है आप एवोगैड्रो नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए ये आपकी एन वैल्यू, ये आपकी 10⁻⁴ वैल्यू। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, जब हमारे पास ह्यूज नंबर होते हैं, आप खुद ही सोचिए ये एवोगैड्रो नंबर अगर आप लिखेंगे 6022 मतलब इतने सारे जीरोस, आप कैलकुलेशन में अगर ये बार बार लिखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नोटेशन, हम हर एक किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या हर किसी को हम इसी फॉर्मेट में आंसर निकालने का ट्राई करें, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं मास और वेट पे। ठीक है, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, मास आपका क्या है कि किसी भी एक सब्सटेंसेस में, किसी भी एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दैट इज मास। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है कि ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, जब हम स्पेस में चले जाते हैं बोलते हैं वेटलेस हो जाती हैं चीजें, तो वेट जीरो हो जाता है, लेकिन मास जीरो नहीं होता। अरे मास तो रहता है, हमारी बॉडी में जितना मास है उतना तो रहेगा। ठीक है, तो ये है ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और मास है आपका कि सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे, अब बिल्कुल हमारा जो मेजर पोर्शन है केमिस्ट्री का उसमें हम एंटर करेंगे। ये सब तो बेसिक सी बातें थी। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे जो बहुत मतलब जहां से न्यू चीजें स्टार्ट हो रही, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। देखिए देखा जाए तो ये लॉ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब इसका कहना क्या है कि अगर आप a प्लस बी से आप c बना रहे हो तो a अगर 10 ग्राम है, b अगर 10 ग्राम है, तो c आपका 20 ग्राम ही बनना चाहिए। दिस इज ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, ठीक है। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। डेफिनिट प्रपोर्शंस, ओके, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें इस लॉ का कहना है कि अगर आप कोई कंपाउंड जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर हम कहीं से भी वाटर लेकर आए, सी से लेकर आए, रेन से लेकर कहीं से भी वाटर लेकर आए, मतलब सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। वाटर अगर हम कहीं से भी लेके आए उसका जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, वो 2:1 ही रहेगा। मतलब H2O का रेशियो, अगर आप H2O कहीं से भी उसको ऑब्टेन कर रहे हो, ये 2:1 का रेशियो ही रहेगा। तो ये एक्चुअली किस कंपाउंड के ऊपर बेस करके किया गया था? ये किया गया था CuCO3, ठीक है। इसको लैब में बनाया गया, स्कॉच क्रस्ट से निकाला गया, कहीं से भी अगर इसको मतलब फाउंड किया गया था तो ये आपका 1:1:3 की रेशियो में ही मिला था। तो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट लॉ की तरफ देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। देखते हैं वो लॉ क्या बोल रहे हैं। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि कोई भी एक कंपाउंड, मान लो आप कार्बन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कार्बन का रेशियो फिक्स्ड रखोगे, ठीक है, सपोज आपने कार्बन का रेशियो 12 ग्राम ही रखा है, ठीक है, इधर आप सेकंड में भी 12, मतलब रेशियो इन द सेंस कार्बन का अमाउंट 12 ग्राम रखा है, ऑक्सीजन यहाँ आपने 16 ग्राम रखा है, आपने 32 ग्राम रखा है। क्या ये क्या बना के देगा? ये आपको CO बना के देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका है 1:1 और ये आपका 1:2, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बताता है कि अगर आप दो एलिमेंट्स को अलग अलग रेशियो, मतलब एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखे, दूसरे एलिमेंट को अगर आप अलग अलग रेशियो में लोगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। सेम यही चीज हो सकती है अगर हम नाइट्रोजन ले तो, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में आपका 14 ग्राम हो जाएगा और इधर आपका 14 ग्राम, तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो लॉ है वो है गे ल्यूसिक लॉ। गे ल्यूसिक्स लॉ। ये ल्यूसिक लॉ एक्चुअली आपका मतलब जो लॉ ऑफ हमने इससे पहले डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था उसी का एक स्पेशल केस बोल सकते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है, इसमें आपका वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक है। मान लो आप कोई भी A प्लस B से अगर आप C बना रहे हो तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ वॉल्यूम अगर 50 है, तो यहाँ आपको 100 ml मिलेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ 100 यहाँ 50, तो यहाँ 100 क्यों, यहाँ 150 मिलना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान लगाओ। और फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। वॉल्यूम थोड़ी ना था वो, ठीक है। तो मास कंजर्व रहता है, वॉल्यूम का क्या कंजर्वेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मास को देखोगे तो मास कंजर्व ही रहेगा, बट वॉल्यूम डजंट, ठीक है। तो ये आपका देखो रेशियो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1:2, ठीक है, ठीक है। तो ये रेशियो आपका मतलब ये वही है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ही है, मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा वॉल्यूम के टर्म। इसके बाद एवोगैड्रो लॉ भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपका। ये बिल्कुल छोटा सा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एवोगैड्रोस लॉ क्या था? इस लॉ में बोला गया था कि कोई भी चीज अगर आप 1 मोल ले रहे हो,
1 मोल कुछ भी ए बी सी वट एवर एनीथिंग, अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही था आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो ये हमारे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एक बार देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम प्रोसीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे मोल कंसेप्ट में। ठीक है, मोल कंसेप्ट देखेंगे अब हम कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, मोल कंसेप्ट ऐसा कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले कुछ चीजें आपको मतलब जाननी, कुछ क्या, सबसे एक जो चीज आपको जाननी होती है, 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ही पता होना चाहिए आपको, कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल ये नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स में बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। ओके, तो इसीलिए आपको ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मोल कंसेप्ट में। ठीक है, अब देखिए मोल कंसेप्ट क्या है। शुरू में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका मास निकाला गया था, कैसे, एक रेफरेंस देखिए, एटम बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एटम, उसका मास निकालना कोई मतलब इजी टास्क तो है नहीं, तो इसीलिए एक पहले रेफरेंस एटम ले लिया गया था, पहले हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस एटम लिया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। कैसे निकालते हैं रिलेटिव, अगर किसी से रिलेट करना, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉरी यस हाइड्रोजन अगर हमें निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को ही हमने एज अ रिलेटिव एटम लिया है, रेफरेंस एटम लिया है। ठीक है, तो फर्दर क्या हुआ, शुरू में तो 10-12 एलिमेंट्स तक ये चला, बहुत अच्छे से चला, लेकिन जब फर्दर एलिमेंट्स के लिए मास निकालने गए तब वो सही नहीं आया, क्योंकि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी है मास स्पेक्ट्रोमीटर का निकालने का। तो जब हम ऐसे निकालने लगे और फिर हमने जब उससे टैली किया तब वो सही नहीं बैठा। ठीक है, तो इसीलिए बाद में रेफरेंस एटम को, और ऊपर से एबंडेंसी भी नहीं थी हाइड्रोजन एटम की इतनी। ठीक है, तो रेफरेंस एटम को चेंज करके C12 कार्बन का 12th वाला जो आइसोटॉप है वो लिया गया, जो कि बहुत एबंडेंट है नेचर में। तो सपोज अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब जो भी मतलब फॉर्मूला टाइप। ठीक है, तो ये होता है आपका मास ऑफ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन देखूं तो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का मास पहले जब निकाला गया था हाइड्रोजन को मतलब रेफरेंस एटम मान के, तब 16 निकला था। ठीक है, तो ये क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें 16 ही रखना है, हमें चेंज नहीं, जितने निकल गए उतने निकल गए, उसको आप फिर से चेंज करोगे तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो 16 इंटू ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम था, यही हमारा था AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये 16 क्या है, 16 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है ऑक्सीजन का, 8 + 8 16। ठीक है, तो आप मास क्या, मास जो है इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि मास अगर आपको किसी एलिमेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स AMU, ये हो जाएगा मास। दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये था आपका जो भी मतलब प्रीलिमिनरी मोल कंसेप्ट में ये किया गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार।
ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा मोलर मास देखेंगे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, फॉर्मूला मास भी दिखेगा कभी कभी आपको। ठीक है, तो एक ही बात है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। सपोज मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको Ab2 का मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसका भी आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 30 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। 11th में आपको एटलीस्ट 30 तक आपको लर्न होना चाहिए, 30 तक कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, 30 के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पर मीथेन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, CH4 का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो कार्बन का कितना होता है मास 12, तो 12 इंटू 1 प्लस 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 4 16। तो ये है आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से कैलकुलेट करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको ये पता हो तो, ये मासेस ही अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दिस इज मोलर मास। अच्छा, इसके बाद अब हम परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, कि परसेंटेज, ये भी मैं यहीं पे बता देती हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन, मास कंपोजिशन भी बोलते हैं इसको, कि एक कंपाउंड में आपका एक एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज आप फाइंड आउट कर रहे हो H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज या मास, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो H2O में अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहे हो, क्या करना है आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, इस कंपाउंड में कितना आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो मास ऑफ एलिमेंट जिसका भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, और क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो इंटू 100। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2/18 इंटू 100। तो यहाँ से जो भी आपका आंसर होगा वही होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम और देखेंगे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो छोटा है बहुत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 12 एंटायर केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एन से हम इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, सपोज आपको दिया गया है 50 ग्राम H2O और आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 50 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास आपका 18 ग्राम, डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एक और मैं चीज बता देती हूँ, गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, क्या है, गैसेस में अगर कोई भी गैस आपको 1 मोल लिखा होगा, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है, तो उसमें हमेशा 22.4 लीटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, या 22.7 कहीं कहीं लिखा रहता है, मॉडिफाइड है ये 22.7। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होगा। सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स और मतलब वॉल्यूम दिया गया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है किसी गैसेस का, क्या करोगे, जो भी आपको गिवन वॉल्यूम दिया होगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, तो 22.4 लीटर। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ तक कि हम आज मतलब जितना भी हमने देखा, अब यहाँ पे मैं ये वीडियो ओवर कर रही हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी।
इतना देखिए, थोड़ा सा लेंदी इसीलिए किया मैंने क्योंकि स्टार्टिंग का वो पोर्शन सीबीएसई में जो आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया, बट हाँ अदर बोर्ड्स में है तो स्टिल आप थोड़ा तो मतलब अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो थोड़ा तो आपको सिलेबस का चीज मिलना चाहिए ना फर्स्ट वीडियो में, नहीं तो क्या आप बिना विद डिलीटेड सिलेबस का देखोगे, ठीक है, कोई नहीं देखेगा। एंड आपका मतलब अल्टीमेट तो एग्जाम देना है, वो एग्जाम में नहीं आ रहा तो फिर क्या जरूरत है, ठीक है, तो कुछ भी आप नहीं सीखोगे इस वीडियो से, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। तो यहाँ पे ही मैं ओवर कर रही हूँ, आज हमारा वीडियो में यही ओवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सब कुछ हम देखेंगे, तो तब तक इतना पढ़ो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।